निकाय चुनाव का रास्ता साफ। चुनाव के लिए सरकार ने बनाया मन। राज्य निर्वाचन आयोग को खत। पार्षद चुनेंगे महापौर और निकाय अध्यक्ष। मध्य प्रदेश में नगरीय निकायों के चुनाव उसी सिस्टम में होंगे जैसा पूर्व सीएम कमलनाथ चाहते थे। अब महापौर और अध्यक्ष के चुनाव अप्रत्यक्ष प्रणाली से होंगे। शिवराज सरकार ने राज्य निर्वाचन आयोग को पत्र लिखकर कहा है कि नगरीय निकायों के चुनाव अप्रत्यक्ष प्रणाली से ही कराएं, यानी नगर निगमों में महापौर और नगर पालिकाओं के अध्यक्षों को पार्षद चुनेंगे। वैसे दिग्विजय सिंह के कार्यकाल के वक्त भी महापौर और निकाय अध्यक्ष ऐसे ही चुने जाते थे, लेकिन बीजेपी ने चुनाव प्रत्यक्ष रूप से कराने की शुरुआत की, जो फिलहाल इस बार नहीं हो पाएगा। कहीं ना कहीं उसमें विसंगति थी और इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब पुनः बनी तो फिर से हमने उस फैसले को बदला, लेकिन कहीं ना कहीं जो है उसमें कोई समय का व्यवधान था या समय के ऊपर हम कहीं ना कहीं उसमें चूक हुई है, तो निश्चित रूप से उसके कारण आज ये आयोग ने दिया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और अभी चुनाव में भी पर्याप्त समय है। हमारी सरकार चाहेगी या माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रदेश अध्यक्ष जी निर्णय करेंगे। कांग्रेस के प्लान पर बीजेपी आगे बढ़ रही है तो मध्य प्रदेश में कई कांग्रेसी की बाछें कमलनाथ सरकार की नीति पर खिली हुई हैं। वैसे दिल में सत्ता गंवाने का कहीं दर्द भी छिपा है, जो बीजेपी पर तंज के रूप में बाहर भी आ रहा है। जब कांग्रेस ने ये प्रणाली लाने की बात की थी तो ये हंगामा कर रहे थे कि नहीं, डायरेक्ट होना चाहिए। अब 1.25 साल में कोरोना की महामारी, लाखों लोगों की जान जाना, इंजेक्शन ऑक्सीजन नहीं मिलना, उनको मदद नहीं मिलना, उसके बाद डीजल पेट्रोल और महंगाई, किसानों की परेशानी, उधर बेरोजगारी, लॉकडाउन में सब ध्वस्त हो जाना, इन सब मामलों ने इनको बता दिया कि चुनाव डायरेक्ट जीत नहीं पाएंगे और इनडायरेक्ट करेंगे। तो इनके पास एक मौका है कि जिस तरह कमलनाथ जी की सरकार को गिराया खरीद फरोख्त करके, वैसे ही पार्षदों की खरीद फरोख्त करो, अपना मेयर और नगरपालिका अध्यक्ष बनाओ, ये उद्देश्य है इनका। मध्य प्रदेश में कुल 407 नगरीय निकाय हैं। इनमें से 347 में चुनाव कराए जाने हैं। 2 चरण में मतदान होगा। पहले दौर में 155 और दूसरे में 192 नगरीय निकायों में मतदान कराया जाएगा। इन 347 नगरीय निकायों में सभी 16 नगर निगम शामिल हैं, जबकि 60 नगरीय निकायों का कार्यकाल अभी बाकी है। जानकारों की माने तो इस बार कोरोना महामारी के बीच निकाय चुनाव काफी चुनौती भरे होंगे। स्थानीय स्तर पर कोरोना बड़ा मुद्दा है। कोरोना की वजह से बेरोजगारी और महंगाई भी लोगों की परेशानी है। कांग्रेस इसे मौका मान रही है तो बीजेपी कांग्रेस के सियासी मंसूबों को नाकाम करने की तैयारी में भी जुटी हुई है। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है कांग्रेस बीजेपी का फार्मूला 1। जैसे एक ईश्वर तक कहा जाता है कि जो अलग अलग हमारी पूजा और धार्मिक पद्धतियां हैं या धर्म हैं, वो एक ही ईश्वर तक पहुंचने के अलग अलग मार्ग हैं, वैसे ही मैं ये तो नहीं कहूँगा कि सत्ता रूपी ईश्वर, क्योंकि ये तो कुफ्र हो जाएगा, ये तो कहीं धर्म की नियामक सत्ता के विरुद्ध कोई टिप्पणी हो जाएगी। लेकिन इतना जरूर है कि सत्ता के लिए सारे राजनीतिक दलों का स्वभाव, सारे राजनीतिक दलों के प्रयास शोले के उस डायलॉग की तरह लगते हैं कि मुझे तो सारे पुलिस वाले एक जैसे नजर आते हैं। तो सर, यहाँ भी बीजेपी और कांग्रेस में कोई भेद मतभेद नहीं है। अब क्यों नहीं है, ये इस बातचीत में हम भी समझने की कोशिश करेंगे कि क्या ऐसा हो गया कि जिस समय कांग्रेस ने ये निर्णय लिया तो बीजेपी उसकी मुखालिफत करते हुए खड़ी हो गई थी, और अब आप भी वही बात कर रहे हैं जो कांग्रेस के रिजिम में कही गई थी। फिर सवाल फिर वही है, बीजेपी अगर अभी कह रही है तो उस समय कांग्रेस ने ये क्यों कहा था? तो जवाब बहुत मुश्किल और पेचीदा नहीं है, क्योंकि जब आप इस प्रक्रिया से नगरीय निकाय में जाते हैं तो नगर सरकारों को बनाने में जो सर वो पर्दे के पीछे जो होता है ना सर, अरे सर क्या हर चीज़ खोल के कहने की क्या ज़रूरत है सर, पर्दे के पीछे बहुत कुछ होता है सर। और वो जो बहुत कुछ होता है, उस बहुत कुछ को करने में थोड़ा नैतिकता वगैरह, थोड़ा रोड़े अटकने, ये सब परेशानियां बनती हैं सर। तो उसको नैतिकता को थोड़ा सा, जैसे राग दरबारी में श्रीलाल शुक्ल कहते हैं कि जब भी कोई मीटिंग होती है तो नैतिकता रूपी जो चादर है उसको हम बिछा देते हैं, बाद में हटा के रवाना कर देते हैं, क्या ज़रूरत है इसकी। तो वैसे ही सर इससे आसानी होगी, ये माना जा रहा है। लेकिन राजनीतिक दलों का जो सत्ता रूपी ध्येय है
उसमें कोई बाधा नहीं है, ना कोई अड़चन आती है उसमें, ना कोई बात कहीं अटकती और झटकती है। आज इसी पर हम बात करेंगे। जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मिलिए। भोपाल स्टूडियो में मेरे साथ हैं दो राजनीति के भद्र पुरुष। पहले मिलिए नरेंद्र शिवाजी पटेल साहब से। ऐसा कह के मैं दबाव भी बना देता हूं सर कि भद्रता की सीमाओं के हाँ उसके आसपास ही रहें सर, ऐसा निवेदन कर लेता हूं। और उन्हीं के बिल्कुल तुर्की बतुर्की साथ चलने वाले स्वदेश शर्मा जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता और नेता। दोनों ही नेतागण जो हैं उस शिष्टता और शब्दों की मर्यादा से लैस रहते हैं। देव श्रीमाली सर हैं हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं और देश की राजनीति पर भी गहरी निगाह है और मध्य प्रदेश की राजनीति को भी खूब समझते हैं। श्रीमाली जी, मुझे ही समझाइए एक बार फिर, और मुझे क्या दर्शकों को भी बेहतर तरीके से समझाइए कि आखिर इस निर्णय के पीछे का गणित क्या वही है जिसकी तरफ हमने इशारा किया? क्या देखते हैं आप, क्योंकि सत्तारूपी लक्ष्य और ध्येय तो सभी राजनीतिक दलों का एक ही है। जी जी। बिल्कुल बिल्कुल, जो जिस तरफ आपका इशारा था, जो शब्द आपने नहीं कहे थे, वही इसका सच है। जो मध्य प्रदेश में सरकार बनने के बाद उपचुनाव हुए, उन उपचुनावों के नतीजे वैसे नहीं आए। सामान्य तौर पर मध्य प्रदेश में उपचुनावों के नतीजे जैसे आते रहे। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में जो उपचुनाव होते थे, उन उपचुनावों में भारतीय जनता पार्टी जीतती रही है, एक बड़ा रिकॉर्ड रहा। लेकिन संयोग, दुर्भाग्य या परिस्थितियाँ जो कुछ भी कहें इनको, हमने देखा कि हमने दमोह का चुनाव हारा। जो बाकी भी थे, ग्वालियर चंबल संभाग में भी हमने चुनाव मेजर तो जीते, लेकिन इस समय एक भी हारना बहुत मुश्किल है। 2 मिनिस्टर ग्वालियर और चंबल में हार गए। ग्वालियर में 3 में से 2 सीटें हार गई। तो ये क्या है कि वो बीजेपी भी, मुझे लगता है कि अब रिस्क नहीं लेना चाहती। कमलनाथ की सरकार को भी ने भी इसीलिए बनाया था इसको, क्योंकि उनको पता था। आप स्मरण करेंगे कि जब दिग्विजय सिंह की भी सरकार रही 15 साल में, तो नगरीय निकायों के जो चुनाव होते थे, वो ज़्यादातर चुनाव में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ता था। तो वो इसीलिए, क्योंकि इसमें बहुत अच्छा यही होता है कि आप बाद में डिक्लेयर कर दो कि 1413 में से 911 हमारे जीते, फिर बाद में चलता रहेगा, अपन को एक आंकड़ा दे देते। और अगर उत्तर प्रदेश का फार्मूला जो टेलीविज़न पर देखा, वो तो बहुत ही रोमांचक भी है। एक अच्छी फिल्म दिखती है साउथ की, फार्म भरने नहीं जा पा रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, पीट रहे हैं, पुलिस भी पीट रही है, पत्रकारों को भी पीट रही है, नेता पीट रहे हैं, पुलिस भी पीट दिखा रही है। तो वो भी, हालांकि मुझे पूरी उम्मीद है, जैसा कि आपने प्रवक्ताओं से कहा कि भद्रता का प्रदर्शन करेंगे, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि राजनीतिक दल भी इस भद्रता का प्रदर्शन करेंगे जो चुनाव होने वाले हैं नगरीय निकाय का। और अभी तक जो मध्य प्रदेश की जो एक गरिमा है चुनाव लड़ने की, वो चलेगी। लेकिन कारण वही है कि अब कोई रिस्क नहीं लेना चाहता, क्योंकि हो ना हो कहीं इन चुनावों को और चुनाव ना मान लिया जाए। चुनावों का सेमीफाइनल, क्वार्टर फाइनल, फिर उपचुनाव भी होना है, तो कहीं उसी दौरान हो गए तो उपचुनावों पर भी उसका असर पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि शिवराज सिंह जी ने बड़ी सोच समझ के ये निर्णय लिया कि भाई, कांग्रेस ने कहा था, हम तो उनकी बात मान लेते हैं, लेकिन मंशा यही है कि वो जिस तरह से जीतने की उम्मीद कर रहे थे, अपन उसी तरह से जीत लेते हैं। जी चलिए नरेंद्र जी, आप इस पर रोशनी डालें कि बीजेपी के सामने ऐसी क्या, मैं ये नहीं कहूँगा समस्या थी, चुनौती थी, कोई परेशानी थी। तो सीधा मसला वही है कि कुछ सहूलियतें हैं, जिन सहूलियतों पर चल कर आगे बढ़ना राजनीति की पेचीदा गलियों में अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंचना आसान करता है, इसलिए आपने फैसला किया। देखिए शरद जी, मैं समझता हूं कि जैसा कि भारतीय जनता पार्टी का पुराना रिकॉर्ड रहा है, भारतीय जनता पार्टी हमेशा प्रत्यक्ष चुनावों में विश्वास करते रही है। लेकिन जब कमलनाथ जी की सरकार आई, उन्होंने परिवर्तन किया कि अप्रत्यक्ष रूप से कराएंगे। अब बड़ा हास्यास्पद लगता है कि जब कांग्रेस के साथीगण, अभी पूर्व मंत्री पीसी शर्मा जी भी कह रहे थे कि बीजेपी अप्रत्यक्ष चुनाव कराकर ऐसा करना चाहती, वैसा करना चाहती। इसका अर्थ ये हुआ कि जब इन्होंने निर्णय किया था अप्रत्यक्ष चुनाव कराने का, तब उनके मन में ऐसी बातें रही होंगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जहाँ तक प्रश्न है, भारतीय जनता पार्टी ने सरकार संभालते ही फिर से जो अध्यादेश निकाला था कि हम प्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से ही चुनाव कराएंगे, परंतु अध्यादेश 6 महीने तक केवल बैलेट रहता है और
कोरोना की लहर आने की वजह से चुनाव हो नहीं पाए। सर अब ये मत कहिएगा आप मुझसे कि कांग्रेस का दिल रखने के लिए आप ये फैसला कर रखा। जी जी बिल्कुल नहीं, ये नहीं कहने वाला जी, शरद जी, लेकिन चूंकि अध्यादेश की सीमा समाप्त हो गई, अब अध्यादेश दोबारा लाया नहीं जा सकता। अब यदि उसको उस नियम को आगे बढ़ाना है तो विधानसभा में कानून बनाना पड़ेगा, तब वो जाके आगे आएगा। लेकिन आज तक की जो स्थिति है, चूंकि विधानसभा भी अभी प्रारंभ नहीं हुई, अगस्त में प्रथम या द्वितीय सप्ताह में होने वाला है सत्र, तो उस समय इसमें कानून बन सकता है। अभी देखिए सरकार की मंशा अभी अपन स्पष्ट नहीं कह सकते कि यही मंशा कराने की है, क्योंकि यदि विधानसभा सत्र में यदि कोई कानून बन जाता है तो हो सकता है फिर से प्रत्यक्ष प्रणाली के आधार पर ये आप बड़ी बात कह रहे हैं कि रास्ता खुला है उसके लिए। जी जी, यही मेरा कहना है। दूसरा में एक बात और अच्छी अभी बात चल रही थी जी। कि जैसे कि अभी भद्रता की बात हो रही थी, तो निश्चित रूप से कुछ चैनल का और एंकर का एक बहुत बड़ा फर्क होता है भद्रता को मेंटेन करने के लिए। तो मैं समझता हूँ जैसे बंसल न्यूज़ पे और शरद जी की डिबेट में भद्रता सदैव बनी रहती है, तो मैं समझता हूँ मध्य प्रदेश में भी जो चुनाव है हमेशा भद्रता की सीमा में होते रहे, तो हमें पूरा भरोसा है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में चुनाव बहुत अच्छे ही होंगे, जैसे चाहे प्रत्यक्ष हो चाहे अप्रत्यक्ष। आपने बड़ी अच्छी बात कही, धन्यवाद पहले तो कि आपने इस मंच पर ये बात कही। और दूसरी महत्वपूर्ण बात ये है कि मध्य प्रदेश का चरित्र जो है, आप में हम सब के भीतर मध्य प्रदेश खनक रहा है। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तो अपना मध्य प्रदेश और अपना मध्य प्रदेश का गान भी है, लेकिन असली मध्य प्रदेश वो है जो मूल मध्य प्रदेश है, माँ नर्मदा की तरह सरल, निश्चल और सतपुड़ा की उतुंग चोटियों की तरह निर्मल मना एकदम। तो वही चीज़ लेकर हम आगे बढ़ें। जी स्वदेश जी क्या कहें? सर जी बिल्कुल बहुत अच्छा विषय आपने रखा है, और मैं इस विषय पे इतना जरूर चाहूँगा कि एक लॉजिक है इसमें सबसे बड़ा। वो सबसे बड़ा लॉजिक क्या है कि नेहरू जी ने 1950 में कल्पना की थी पंचायती राज की। राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री बने उन्होंने उसका रोडमैप तैयार किया, ब्लूप्रिंट तैयार किया, और माननीय दिग्विजय सिंह जब मुख्यमंत्री थे उन्होंने सत्ता का विकेंद्रीकरण करना, सरकार को गाँव तक, गली तक, कूचे तक पहुँचाने की जो तैयारी की थी, उस तैयारी के तहत उन्होंने ये महसूस किया था कि जब जैसे कोई महापौर है या जिला वो अध्यक्ष है नगर पालिका का, तो उसको एक बड़ी संख्या होती है जनता की, जनता के टच में नहीं रह पाता वो, और पार्षदों के प्रेशर में नहीं रह पाता वो। इसलिए हम इनका पार्षदों के द्वारा चुनाव कराएं ताकि वो पार्षदों के प्रभाव में रहे, और ये उसको डर सताता रहे हमेशा कि अगर हमने काम सही नहीं किया तो कभी भी हमारे खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आ सकता है। तो ये सत्ता की चाबी जनता तक पहुंच जाए, कांग्रेस का लक्ष्य रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने माननीय दिग्विजय सिंह के जाने के बाद ये बदला, और इन्होंने जनता द्वारा चुनाव कराए जाने की जो व्यवस्था की, वो व्यवस्था को आगे बढ़ती रही। लेकिन जैसे ही कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बने, इन्होंने ये तुरंत बदला फैसला, और उन्होंने कहा कि हम अप्रत्यक्ष चुनाव कराने की घोषणा कर दी उन्होंने कि हम अप्रत्यक्ष कराएंगे। और भारतीय जनता पार्टी ने पानी पी पी करके इसको कोसा तो इन्होंने मनरेगा को भी था, और आज मनरेगा के लिए काम कर रहे हैं। और मनरेगा पूरे विश्व में सबसे पहली ऐसी योजना है जिसकी पूरे विश्व में तारीफ होती है। चाहे वो हम निर्मल भारत की बात करते थे, इन्होंने स्वच्छ भारत कर दिया। नाम पलटते जा रहे हैं लेकिन काम वही कर रहे हैं जो कांग्रेस चाहती है और कांग्रेस कर रही है। बस बात करें तो यहाँ जरूर दिक्कत आ जाती है कि इन्होंने जो महंगाई की बातें करते थे, सिर पे सिलेंडर रख के चलने की बातें करते थे, और पेट्रोल के लिए, डीजल के लिए जिस तरह से आंदोलन करते थे, आज देख रहे हैं कि महंगाई इतनी चरम पर है कि इनके सरकार के खिलाफ जनाक्रोश फैल चुका है। अब इन्होंने सोचा कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ने जो मैनेज किया है, भले ही वो धन बल बाहुबल सबका उन्होंने प्रयोग किया, बहुत नंगा नाच किया, मतलब मीडिया तक को नहीं बख्शा उन्होंने। और ऐसी स्थिति में इन्होंने सोचा कैसे भी हो ये दमोह उपचुनाव हमारे हैं, सरकार एक चुनाव होगा वो हारी है, तो ये बहुत करारी शिकस्त है। इस शिकस्त को भुलाने के लिए हम इसी पैटर्न पे चलने की कोशिश करेंगे। इसलिए उन्होंने कांग्रेस का ये फार्मूला मान लिया। लेकिन कांग्रेस पूरी तौर पर धनबल भले ही हमारे पास ना हो, बाहुबल भले ही हमारे पास ना हो, लेकिन जनबल इतना है कि इतनी बम्पर सीटें आने वाली हैं कि इनको आईना जनता दिखाएगी। क्या कहना चाह रहे थे आप नरेंद्र जी? कहना चाह रहा था, पहली बात तो ये कि जो अपने बार बार उत्तर प्रदेश का प्रकरण बात आ रही है, वहाँ पर इक्का दुक्का कुछ घटनाएं हुई हैं, लेकिन उसको मध्य प्रदेश से जोड़ना ठीक नहीं, पहली बात। दूसरी बात यह कि अभी भी ना स्वदेश जी की बात से स्पष्ट हुआ है, ना पीसी शर्मा जी की बात से स्पष्ट हुआ कि कांग्रेस आखिर चाहती क्या है। ये अप्रत्यक्ष प्रणाली में जनबल बाहुबल का ये भी तर्क दे रहे हैं कि इसका उपयोग हो सकता है। दूसरी ओर ये स्वयं भी उसके पक्ष में है, तो ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। स्पष्ट तो करे कांग्रेस क्या चाहती है।
कर दीजिए अगर आप कुछ स्पष्ट करना चाहें स्वदेश जी, बहुत देखिए, संक्षेप में, बिल्कुल- लेकिन क्योंकि मैं बिल्कुल श्रीमाली जी की साफ-सी तरफ बात चलूंगा। है, दमोह का बाई इलेक्शन हारने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी की रातों की नींद उड़ गई है। इनको दस्तक देनी पड़ी, इनको हाजिरी लगानी पड़ी, नेतृत्व पर परिवर्तन की संभावनाएं बढ़ने लगी, पूरी मीडिया में लगने लगा कि मुख्यमंत्री बदला जा सकता है और ये चिंतित हो गए। इन्होंने तब इन्होंने सोचा कि हम क्यों ना उसी फार्मूले पर चलें, जैसे गोवा में सरकार हमने बना ली, जैसे मध्य प्रदेश की चलती हुई सरकार पलट दी, जैसे हमने अन्य राज्यों में सरकारें पलट दी, ये हम कह उसी के तो का प्रयोग आप करेंगे। कह रहे हैं कि इसी फार्मूले को आप अपनाने वाले थे। नगरीय निकाय चुनाव में नहीं, हमने आपको पहले ही बता दिया कि ये परिकल्पना नेहरू जी की थी और नेहरू जी की परिकल्पना को मध्य प्रदेश में साकार करने का काम माननीय दिग्विजय सिंह जी ने किया था। इन्होंने पलटा था उसको, फिर हम उसी रास्ते पर आने वाले थे और आज वही रास्ता इन्होंने अपनाया है। लेकिन इनकी मंशा ठीक नहीं है, इनकी नीयत ठीक नहीं है, इनका चरित्र ठीक नहीं है, इनकी चाल चरित्र चेहरा इनका बदला हुआ है, क्योंकि इन्होंने मध्य प्रदेश की चलती हुई सरकार खरीद फरोख्त के माध्यम से पलटी है। ये सबके सामने। मैं श्रीमाली जी की तरफ चलूंगा। श्रीमाली जी, ये भी बड़ा अहम सवाल है कि आखिर ये जो रास्ता एक ही है, ठीक है, बिल्कुल सही बात है कि इसीलिए हमें राजनीतिक दलों की सोच में ज़रूर एक अंतर दिखता है, विचारधारा जन्य जो होता है, कांग्रेस बीजेपी हो या अन्य राजनीतिक दल हो, लेकिन सत्ता तक पहुंचने के जो मार्ग हैं उनमें समानता बराबर नज़र आती है। यहाँ भी वो चीज़ होने से, जैसा हम बार बार कह रहे हैं, इनकार नहीं कर सकते हैं। लेकिन आप क्या मानते हैं, क्या किस रूप में एक विश्लेषक के नाते आप देखते हैं कि अपनी नगर सरकार का मुखिया चुनने के लिए प्रत्यक्ष निर्वाचन महापौर या अध्यक्ष का उचित है या फिर अप्रत्यक्ष प्रणाली ही उचित है, जिसमें जो चुने हुए पार्षद हैं वो चुने हुए पार्षद ही अपना मुखिया नगर सरकार का चुनेंगे? जी जी, देखिए, इसमें दो बिंदु हैं अलग अलग तरह के। एक बिंदु यह है कि प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव करने से संस्थाओं का महत्व बढ़ता है, उनका ताकत बढ़ती है, क्योंकि उनके पीछे जनबल दिखाई देता है। जब एक महापौर 2-3 लाख वोट लेके जीतता है तो दिखता है कि वो एक सांसद की तरह आधा सांसद हो जाता है। कई जगह तो सांसद टिकट काटने के बाद उनको महापौर बनाया गया, कुछ जगह जैसे इंदौर में बनाया गया, मुरैना में सांसद है अभी। तो इसके पीछे ताकत दिखाई देती है। अब संतुलन बिगड़ता है तब जब जो पार्षद चुने गए हैं उन पार्षदों का कोई सीधा दबाव अपने मेयर के ऊपर या अध्यक्ष के ऊपर नहीं होता है, तो थोड़ा सा गड़बड़ाता भी है। वैसे मैं व्यक्तिगत तौर पर तो सीधे निर्वाचन के पक्षधर हूँ, क्योंकि सीधा निर्वाचन लोकतंत्र का जब हम विकेंद्रीकरण करना चाहते हैं, जैसा कि स्वदेश शर्मा जी ने कहा भी कि राजीव गांधी ने जो अनुच्छेद में संशोधन करके पंचायती राज को और फिर नगरीय निकायों को किया, तो उसके पीछे मंशा अप्रत्यक्ष चुनाव की नहीं थी। सारे जो निर्वाचित चीज़ें हैं वो स्वयं सीधे जीत के आए, सरपंच सीधे जीते, जनपद का अध्यक्ष सीधे जीते। लेकिन इसमें भी थोड़ी सी गड़बड़ ये है कि जनपद अध्यक्ष का चुनाव सदस्य करते हैं, मेयर का चुनाव जनता से होता है। तो हालांकि उसके लिए उसमें रेमेडीज़ भी की गई है, उनको उनकी ताकत को संतुलित करने के लिए जो MIC बनाई जाती है या PIC बनाई जाती है उसमें पार्षद ही रखे जाते हैं। वह एक तरह से मंत्रिमंडल होता है किसी भी मेयर का या नगर पालिका अध्यक्ष का, तो आधे अधिकार उसके पास उसमें समाहित होते हैं, बगैर MIC के वो कोई काम नहीं कर पाते। दूसरा, जो सदन का अध्यक्ष होता है वो उप महापौर, वो जो है पार्षदों में से चुना जाता है। तो इस तरह से संतुलित करने की व्यवस्था एक्ट में की गई है, इस तरह से इसका संतुलन बनता है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर सीधे चुनाव होते हैं तो एक तो दो बातें हैं, मैं तो चूंकि छात्र नेता भी रहा हूँ, एक तो नेतृत्व उभर के आता है। आप देखेंगे कि बहुत सारे जो मेयर रहे हैं वो सांसद बने हैं। आज हमारे ग्वालियर के सांसद भी हैं, वो 2 बार मेयर रह चुके हैं। और भी जगह का आप उदाहरण सागर का लेंगे या कहीं का लेंगे तो मिल जाते हैं। नगर पालिका अध्यक्ष, विधायक बने, नेतृत्व उभरने की सीढ़ियाँ हैं जिसमें आदमी अपने जी तो उसमें ये संभावना रहती है कि यही तो सीढ़ियां हैं जहां बताएगा व्यक्ति। जी बिल्कुल, आपने काफी बेहतर ढंग से उसे खोजा जाता है, परिभाषित करने की आपने कोशिश की है और काफी अच्छे ढंग से रोशनी डाली है। स्वदेश जी, मैं आपकी तरफ आता हूं।
मुझे याद आता है एक बड़ा चर्चित कोट, ऐसा नहीं था कि वो समय था जब नेहरू जी कमज़ोर थे या कांग्रेस कमज़ोर थी, अर्ली 60s की बात है। जब राम मनोहर लोहिया जी का निर्वाचन हुआ तो समीक्षकों ने ये कहा कि नेहरू जी सावधान हो जाइए, कांच के महल में सांड घुस आया। यानी विपक्ष की धार इतनी मजबूत होती थी कि एक बहुमत की सरकार और उसके अति लोकप्रिय नेता और प्रधानमंत्री के लिए एक विपक्ष के नेता के आने पर यह टिप्पणी की जा रही थी। तो हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए, मेरे सीने में न सही तो तेरे सीने में सही। विपक्ष की आवाज़ में दम होना चाहिए। मैं नहीं कहता आपकी आवाज़ में दम नहीं है, कांग्रेस आज भी मुख्य विपक्षी दल है, पहले भी रही है, लेकिन जो सिंह गर्जना होती है, जिससे मैं कहता हूं कि सत्ताधारी दल दहलता है कि अरे ये विपक्ष का नेता, ये अगर दहाड़ेगा तब तो मुश्किल होगी, ये अगर सदन में बोलना शुरू करेगा तो सन्नाटा होगा। ये भी रुख आपको रखना होगा, ये अंदाज़े बयां भी आपका होना चाहिए। और ये रुख और ये रवैया कांग्रेस के लिए भी ज़रूरी है, लोकतंत्र के लिए भी ज़रूरी है, बीजेपी के लिए भी ज़रूरी है। बिल्कुल सर जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। और मैंने जहाँ तक समझता हूँ, मैंने जो अध्ययन किया जीवन में, तो मैंने ये महसूस किया है संविधान में जितनी महत्वता सरकार की है, कमोबेश उतनी ही विपक्ष की है। भले ही माननीय प्रधानमंत्री महोदय चिल्लाते रहे हो 2013-14 के कैंपेन में कि हमें कांग्रेस मुक्त भारत चाहिए, हमें विपक्ष नहीं चाहिए, भले ही वो आज प्रजातंत्र के चौथे स्तंभ से आज तक रूबरू नहीं हो पाए हो, वो एक अलग बात है, लेकिन जनता ने उनको जवाब दिया है। आपने देखा होगा हिंदी राज्यों में लोकसभा चुनाव में बहुत बम्पर सपोर्ट मिला था माननीय प्रधानमंत्री महोदय को, और उसके बाद 2018 आते आते इन्होंने 3 सरकारें खोई थी। खोने का कारण यही है कि ये जो जुमले इन्होंने शुरू किए, इन्होंने कांग्रेस मुक्त भारत का जो सपना देखा, जिस तरह का प्रचार किया, तो कांग्रेस मुक्त नहीं हो पाई, कांग्रेस युक्त भारत होने लगा है। और नरेंद्र जी को जल्दी से सुन लेते जी। बिल्कुल, देखिए सुदेश जी ने जो कहा माननीय नरेंद्र मोदी जी पर, नरेंद्र मोदी जी को केवल हिंदी बेल्ट में नहीं मिला था, चारों तरफ पूरे भारतवर्ष के बहुत बम्पर बहुमत मिला था। पश्चिम बंगाल में मिला, असम में मिला, नॉर्थ ईस्ट में हमारे लोग जीत के आए, लद्दाख से हमारा सांसद चुनाव जीता, दक्षिण में हम लोग जीते। निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो 330 सीटें हमें मिली है वो पूरे भारत व्यापी सीटें हैं। और नरेंद्र मोदी जी को तो पूरा बहुमत मिला। हमारी यदि राज्य सरकारें गई थी तत्काल कुछ समय बाद में, तो वो केवल और केवल राज्य सरकारों की कार्यप्रणाली के आधार पर हो सकता है। उस पर नरेंद्र मोदी जी का अधिक कोई भी जनता के बीच में गए हैं तो हमको 2014 में बम्पर मिला, 2019 में भारी बहुमत मिला है। अभी भी देख लीजिए नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व का प्रभाव है कि पश्चिम बंगाल में हम 3 सीटों से 77 सीटों पर पहुंचे हैं और पश्चिम बंगाल तो कांग्रेस मुक्त हो गया। देखिए, आप भले ही जब चुनाव जब हारते हैं तब पार्टी की बात करने लगते हैं या कुछ और बात करने लगते हैं, लेकिन जब आप चुनाव जीतते हैं और चुनाव लड़ते हैं तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर लड़ते हैं। आप झूठे दावे करते हैं। मध्य प्रदेश की बात की जाए तो आपने 200 पार का नारा दिया था और आपकी सरकार चली गई थी, कांग्रेस सरकार बनी थी। आज भी आपने बंगाल के चुनाव हुए 200 पार का नारा दिया और वहां सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है। आपने हर कोरोना को मध्य प्रदेश की तरफ लौटते हैं। बहुत श्रीमाली जी की एक बहुत छोटी टिप्पणी। श्रीमाली जी, विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों के लिए संदेश बहुत साफ है कि अधिक साहसी होना है, बहुत अपने को एक बहुत धारदार और एक बहुत एग्रेशन के साथ सामने आना है। उसकी ज़रूरत दोनों तरफ से महसूस की जाती है, क्योंकि राजनीति का साहस जनता का साहस होता है और हमारे राजनेता और हमारी राजनीतिक व्यवस्था जितना साहस दिखाएगी उतना लोकतंत्र के लिए उचित होगा। बहुत छोटी टिप्पणी, 30 सेकंड में। बिल्कुल आपने सही कहा। कांग्रेस को अगर एक अच्छे विपक्ष के तौर पर उभरना है, क्योंकि सरकार थी, गिर गई, गिराई गई, ये अब अतीत की बात हो चुकी है। सच ये है कि अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, शिवराज सिंह मुख्यमंत्री हैं, कमलनाथ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और वो नेता प्रतिपक्ष हैं। तो अब जो हकीकत के साथ रूबरू होना चाहिए, अगर सही में एक वापसी करनी है, जो भले ही ये जो स्थानीय निकायों के चुनाव हैं, ये एक ट्रेलर हो सकती है, ये एक ताकत हो सकती है दिखाने के लिए और सेल्फ असेसमेंट के लिए। तो विपक्ष को ये चाहिए कि वो अपनी संगठनात्मक क्षमता का विकास करे और जनता के बीच में जाके अपनी साख को बढ़ाए
और भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, वहाँ तक उनका अपना संगठन का एक ढांचा है, तो ये कहने में किसी को भी गुरेज नहीं है। व्यक्तिगत तौर पर तो कांग्रेस के लोग भी इस बात को स्वीकार करते हैं, हम सब देखते भी हैं, वो उसकी बड़ी ताकत है। और उस ताकत का मुकाबला करने के लिए कांग्रेस को अपनी रणनीति और शक्ति दोनों बनाना पड़ेगा। चलिए देखते हैं किस तरह से आगे बढ़ती हैं चीज़ें, लेकिन इतना ज़रूर है कि राजनीति का साहस भी सामने आना ही चाहिए, क्योंकि लोग उसी से हमारे राजनेताओं की शक्ति और राजनीतिक व्यवस्था और राजनेताओं की ताकत का आकलन करते हैं। और अब इस देश को भी इस तरह की शक्ति की ज़रूरत है जहां पक्ष और विपक्ष के नेता आपस में शास्त्रार्थ करते भी नजर आएं। ट्विटर की चिड़िया उड़ती रहेगी, खूब उड़ेगी, कई बार अटकेगी भी, रास्ते से भटकेगी भी, क्योंकि उनका अपना लक्ष्य है। लेकिन हम ये सोचें कि 2 लाइन का एक बयान देकर ये उम्मीद कर लेंगे कि देश की जनता समझेगी, तो पहले तो आप देश की जनता तक पहुंचिए। अभी कोरोना काल है, ठीक है, लेकिन डिजिटल मीडियम से पहुंचिए और जैसे ही चीज़ें बेहतर हों तो लोगों तक पहुंचिए, जैसा पूर्ववर्ती राजनेता 80 के दशक के पहले तक और 80 से 90 के दशक में हमने खूब देखा है। क्योंकि यही वो चीज़ है कि लोग जब तक आपको समझेंगे नहीं तो वो आपके बारे में राय कैसे बनाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन देखते हैं नगरीय निकाय का, ये नगर सरकारों का द्वंद्व किस तरफ जाता है। बहुत शुक्रिया आपका नरेंद्र जी, बहुत शुक्रिया स्वदेश जी, धन्यवाद और बहुत धन्यवाद शिमाली जी, नमस्कार।